यूपी की जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की दिल का दौरा पड़ने से मौत को लेकर बड़ी खबर है और टीवी9 पर इस मेगा कवरेज में आपको एक एक तस्वीर इस वक्त की भी आपको दिखा रहे हैं। किस वक्त होगा पोस्टमार्टम, किस तरीके से किया जाएगा पोस्टमार्टम, घर परिवार का क्या कहना है। परिवार जहां पर इस वक्त मौजूद है वहीं पर टीवी9 भारतवर्ष की टीम भी मौजूद है। परिवार वालों से बातचीत करने की भी कोशिश की जा रही है और इस वक्त की स्थिति क्या है। परिवार मुख्तार की मौत पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। आपको बता दें, बेटे उमर ने धीमा जहर देने के आरोप लगाए हैं। उधर पूरे प्रदेश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मऊ और गाजीपुर में धारा 144 लागू है। साथ ही बांदा में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। बिल्कुल, तमाम बड़ी खबरें, बड़े अपडेट्स आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी अंजलि। तो देखिए, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की यह है कि गाजीपुर ले जाया जाएगा मुख्तार का शव और पोस्टमार्टम के बाद गाजीपुर ले जाया जाएगा शव। मुख्तार के शव को ले जाने का रूट प्लान तैयार है। शव के काफिले में होगी 26 गाड़ियां और देखिए, जब यह शव ले जाया जा रहा है उसके ठीक पहले ही मुख्तार अंसारी के घर, आसपास नेशनल हाईवे और यहां तक कि जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर भी कड़ी सुरक्षा की गई है। किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना पैदा हो, इसको देखते हुए सारे निर्देश दिए गए हैं और लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो शांति बनाए रखें। जी और एक और बड़ी खबर है, सुबह 9 बजे मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम होगा। परिवार की मौजूदगी में पोस्टमार्टम होगा। 5 डॉक्टर्स का पैनल करेगा पोस्टमार्टम। प्रयागराज और कानपुर से बुलाई गई है डॉक्टर्स की टीम। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। 5 डॉक्टर्स की टीम को बुलाया गया है पोस्टमार्टम कराने के लिए। प्रयागराज और कानपुर से डॉक्टर्स की टीम बुलाई गई है। इस वक्त एक और बड़ी खबर बता दें, मुख्तार के बेटे उमर अंसारी का बयान सामने आया है और कहा कि अस्वस्थ होने के बावजूद जेल भेजा गया। पिता ने जहर देने की बात बताई थी, पेट फूला हुआ था तो हार्ट अटैक कैसे? सब साफ है, सब दिख रहा है। नहीं मिलने दिया गया, ताकने भी नहीं दिया गया, देखने भी नहीं दिया गया। सांसद जी मेरे बड़े अब्बा मिल पाए थे और उनसे उन्होंने कहा था कि भैया हमको जहर दिया गया है, जिससे मेरे आते लगता है कि फट जाएगी। इतनी मुझे दर्द और तकलीफ। और आज भी जो वीडियो वायरल है उसमें आप देखिए उनका पेट कितना फूला हुआ है, हार्ट अटैक है। जो इंसान को आप लाद के लेकर आते हैं कि वो आईसीयू में भर्ती किया जाएंगे, उनकी हालत गंभीर है। उस इंसान को 12 घंटे बाद, 14 घंटे बाद आप वापस पीठ ठोक के भेज देते हो कि आप एकदम फिट हैं, स्वस्थ हैं, जाइए वापस। और फिर आज की जो हुई है घटना, अब कुछ बचा रह गया है कहना और सुनना, सब कुछ साफ है। तो मुख्तार अंसारी को धीमा जहर दिया गया और देखिए, मुख्तार अंसारी के बेटे ने ही यह आरोप लगाया। परिवार की तरफ से यह बातें कही जा रही हैं। यह थियरी है क्या? धीमे जहर को लेकर क्या बातें कही जा रही है? जल्दी से कुछ अहम बातों पर नजर डालते हैं। तो मुख्तार अंसारी को धीमे जहर की थियरी और इसके तहत देखिए परिवार का क्या आरोप है। खाने में जहरीला पदार्थ मिलाया गया, यह परिवार का आरोप है सीधे तौर पर पुलिस के ऊपर के इस तरीके से ये मौत हुई है जिसमें जहर की भी बात कही जा रही है। जी हाँ, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि अब तक क्या क्या हुआ इस पूरे मामले में। सोमवार की अगर बात करें तो सोमवार को जेल में अचानक मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब हो गई थी, तबीयत बिगड़ गई थी बांदा मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद मुख्तार अंसारी को भर्ती कराया गया था। बिल्कुल, और देखिए भाई और बेटे को तुरंत इसकी सूचना भी दी गई थी, इंफॉर्मेशन भी दे दी गई थी कि तबीयत खराब है। भाई अफजाल ने बांदा जाकर मुलाकात भी की थी, मुख्तार से बातचीत भी की थी मुख्तार से। जी हाँ, मुख्तार से मुलाकात के बाद अफजाल जो उनके भाई हैं, उनका आरोप भी सामने आया था कि खाने में कोई जहरीला पदार्थ मिलाया गया है। तो परिवार लगातार ये आरोप लगा रहा है। एक हफ्ते में दूसरी बार ये आरोप मुख्तार अंसारी के परिवार की ओर से लगाया गया है। बिल्कुल, और देखिए ये आरोप 2 बार रिपीट करने का मतलब यह है कि परिवार ये मान के चल रहा था कि कुछ गड़बड़ी है। मुख्तार के पेट में दर्द की शिकायत थी, यह भी कहा गया। मंगलवार को अस्पताल ने यह जानकारी दी थी कि पेट में दर्द की शिकायत के साथ मुख्तार को भर्ती कराया गया। कब्ज की समस्या का इलाज भी किया गया। इस दौरान जब हॉस्पिटल में मुख्तार को लाया गया तो कब्ज की शिकायत का इलाज भी, ट्रीटमेंट भी किया गया, लेकिन उसके बाद से स्थितियां बदली हैं, जिसको लेकर कई सारे आरोप अभी भी परिवार के सामने आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, रुपेश हमारे साथ इस वक्त
गाजीपुर में ही मौजूद है, वो भी जुड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी अरविंद जैन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल इस वक्त देखिए, अभयानंद आपको नजर आ रहे होंगे, पूर्व डीजीपी बिहार के, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले मैं रुपेश के पास जाना चाहूंगा। रुपेश, कितना वक्त लगेगा, क्या जानकारी आपको मिल रही है? कोई सूचना है क्या कि पोस्टमार्टम होने के बाद कितना और समय लग सकता है शव को यहां तक लाने में? देखिए, बिल्कुल डॉक्टरों की टीम बुलाई गई है और 5 डॉक्टरों की टीम है, जिसमें 2 डॉक्टर पोस्टमार्टम करेंगे और 3 उनके साथ रहेंगे। पूरी प्रक्रिया की वहाँ पे लाइटिंग रहेगी और उसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी और परिजन वहाँ पे मौजूद रहेंगे। जो परिजन वहाँ पे पहुँचे हैं, चाहे बेटे उमर अंसारी हो या फिर अन्य जो परिजन हैं, जो चाहेंगे वहाँ रहना, उनको वहाँ पर रहने दिया जाएगा। तो अमूमन इस पूरी प्रक्रिया में 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा और उसके बाद से शव सुपुर्द किया जाएगा परिजनों को और लगभग 6 घंटे का वक्त लगेगा वहाँ से और यहाँ तक। ये जो यूसुफपुर मोहम्मदाबाद जो गाजीपुर के पास है, जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ और जहाँ लोग लगातार आ रहे हैं, देखिए लोग लगातार पहुँच रहे हैं और यहाँ पर जो उनके बड़े भाई हैं, मुख्तार अंसारी के जो बड़े भाई हैं हिजबतुल्लाह, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और लोग उनसे अपनी संवेदनाएं ज़रूर प्रकट कर रहे हैं। हम एक बार कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत हो जाए 2 मिनट। तो लगातार आप यहाँ से एक बार तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अंदर, हालांकि लगातार कुर्सियाँ मंगा ली गई हैं और लोगों को बैठने, चूँकि लोग अपनी संवेदनाएँ प्रकट करने यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अरे बुला रहे हैं, वो बुला रहे हैं, अरे हाथ दे रहे हैं इधर इशारा, अरे इशारा कर रहे हैं 2 मिनट। तो हम एक बार बात करने की कोशिश करते हैं, एक बार कि उनसे एक बार बातचीत हो जाए, क्योंकि परिजन जो हैं लगातार ये कह रहे हैं कि कोई साजिश हुई है और लगातार परिजन ये सवाल खड़ा करते रहे हैं। उनके बड़े भाई साहब यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे कि लगातार परिजन, देखिए उनके बड़े भाई साहब हैं, ये बताइए, लगातार आप लोग ये आरोप लगा रहे थे, पहले भी 40 दिन पहले ये कहा गया कि उनको मारने की एक साजिश हो रही है, सुप्रीम कोर्ट तक में और हाई कोर्ट तक में लिख दिया गया है। क्यों आपको ये अंदेशा था कि कुछ उनके साथ गड़बड़ हो सकता है? अब अंदेशा तो सच में बदल गया। क्यों कहा जाए कि क्यों नहीं था, ऐसी सब रिपोर्टें मिल रही थी और वही सत्य हुआ। झूठे वादे किए गए कि उनकी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। आज से 1.5 महीना पहले जेल कर्मियों ने जो उनका खाना चखा था, वो सब के सब हॉस्पिटलाइज हुए थे। तो बात तो थी ही, लेकिन अब उनकी मौत इसी तरह ऊपर वाले ने शहादत की लिखी थी। हमारे धर्म के अनुसार किसी को अगर जहर दे के मारा जाए तो शहीद होता है, शहीद से अच्छी कोई मौत नहीं होती। तो आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किए बगैर ये मानकर चल रहे हैं कि उनकी शहादत हुई है, यानी उनको जहर देकर ही मारा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ क्या आती है? उस दिन पहले दिन हॉस्पिटल में एडमिट हुए, ब्लड रिपोर्ट सब नॉर्मल ला दी गई। पेट उनका आज भी गुब्बारे की तरफ फूला हुआ है। ऑपरेशन की सारी तैयारी के बाद ऑपरेशन नहीं करने दिया गया। तो सब क्या है, ये तो साफ जग जाहिर है। क्यों ये साजिश होगी? क्या लगता है, अगर कोई साजिश अगर हुई है तो क्यों ये साजिश रची गई होगी? अब क्यों का हम क्या जवाब दें, अब सब खुद दखलमंद हैं। किसने या किस ताकत ने ये साजिश की होगी? हर विरोधी ताकतों ने इसमें हिस्सा लिया है, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में। बहुत बड़ी इसके लिए साजिश रची गई थी। सरकार से या प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे अब आगे? नहीं, अंधे बहरों से क्या कहना है, ऊपर वाले से ही कहेंगे, वो उसका इंसाफ करेगा। लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। हालांकि जिस वक्त ये कहा गया कि खाने में जो है स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, उस वक्त जेल के स्तर पर यह जांच कराई गई कि वही खाना वहाँ जो तैनात पुलिसकर्मी हैं, जेल कर्मी हैं, वो भी खाते हैं और अन्य जो कैदी हैं वो भी खाते हैं। तो क्या उसको आप खारिज मानते हैं कि वो अंदेशा आपका वो खारिज हो रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जेल का रिकॉर्ड बताएगा 1-1.5 महीना पहले हुआ था ऐसा, और सारे जेल कर्मी जो टेस्ट किए थे खाना, सब बीमार होकर हॉस्पिटलाइज हुए थे। तो अब तो उन्हीं की कलम है, जो चाहे लिखें।
मेडिकल बुलेटिन जो जारी किया गया, ये कहा गया कि कार्डियक अरेस्ट, यानी कि हार्ट फेल हुआ है, और कुछ दिन पहले भी हार्ट अटैक आया था, कुछ साल पहले। नहीं, हार्ट अटैक उनको कभी नहीं हुआ था। दम घुटने की एक तकलीफ़ हुई थी जिसमें वो बच गए थे। और इस बार तो हम लोग उन सारे सुप्रीम कोर्ट से लेके हर कोर्टों में ये अपनी खदशा, अपने सूत्रों से मिली जानकारियों के अनुसार ये बात कहते रहे कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और डिनाई किया जाता रहा कि नहीं 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 नहीं। बहरहाल उनका इतने ही दिन जीवन था, वो शेर की तरह जिए, शेर की तरह दुनिया से गए। ऊपर वाले ने उनको इतने ही दिन के लिए भेजा था हम सब के बीच में सेवा के लिए। हम सब इस पर सब्र करेंगे, ऊपर वाले से उम्मीद रखेंगे कि वो इसका बदला ज़रूर लेगा, जालिमों से ऊपर वाला बदला लेगा, ज़रूर लेगा। तो आप अपने समर्थकों से या बाहर बड़ी हुजूम रात से ही आप इकट्ठे हो जा रहे, तो उनसे ये अपील करेंगे कि आप भी सब्र रखें, जैसे परिवार वालों ने धैर्य सब्र रखा कर रहे हैं, और हमारे लोग सब्र किए हुए हैं। बिल्कुल हम सब सब्र पर यकीन करने वाले हैं। जो सब्र करता है उसके साथ ईश्वर होता है, ये हमारा मानना है और इसी पर हमारा ईमान है। हमारे कोई लोग किसी तरह का कोई इसके लिए कोई डेमोन्स्ट्रेशन, कोई प्रदर्शन, कुछ नहीं करने को। हाँ, इस प्रशासन के लोग खामखा में आने वाले, संवेदना व्यक्त करने वालों को फाटक में भी नहीं आने दे रहे हैं। आपको नहीं आने दे रहे थे अभी, तो आम जनमानस का क्या होगा? किसी के कोई प्रेम को कोई रोक सकता है क्या? अगर किसी के घर कोई दुख पे संवेदना व्यक्त करने जा रहा तो उसको भी क्या रोका जाएगा इस शासन और प्रशासन में? आप सब आंख से देख रहे हैं, आपको भी नहीं आने दिया जा रहा था। तो हालांकि जो बाहर लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो उनके रहनुमा थे, बस उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, लिहाजा यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। हाँ, जाहिर बात है कि जो जिससे प्रेम करता है उसके प्रेम और दुख में दोनों में शरीक होता रहता है। आज दुख की घड़ी है तो हमारे दुख को बांटने आ रहे हैं, उन्हें आने दिया जाए। मेरा अनुरोध है प्रशासन के लोगों से कि कृपया वो खुद शांत होकर के बैठे। यहाँ कोई अशांति फैलाने का ना इरादा है न कोई करेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। इसकी गारंटी लेते हैं, आप बड़े भाई साहब हैं। लेकिन कोई संवेदना व्यक्त न करने आए, कोई मिलने ना आए, तो अब इससे बड़ा मानवता का और हनन क्या होगा? क्यों नहीं लोगों को आने दिया जा रहा होगा? तो ये उनसे पूछिए। अच्छा, आप बड़े भाई साहब हैं, आप ये बताएं, आपने कहा कि आपके सूत्रों ने आपको बता दिया था कि ऐसा कुछ होगा, तो वो कौन से सूत्र हैं या फिर किस तरह? क्या बताया जाए, कैमरे पर बताने वाली बातें नहीं है। हमारा जो खदशा था, शुबहा था, वो सच में बदल गया। ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो आपको लगता है कि अगर जहर या जो आप कह रहे हैं वैसा नहीं हुआ तो आप उसको खारिज करेंगे? नहीं नहीं, हम क्या किसी की रिपोर्ट को मांगे? एक चीज़ हो गई और कोई कहे नहीं हुई तो हम उसको क्या माने? होने वाली चीज़ तो हो चुकी है। उनकी किस्मत में ऊपर वाले ने इसी तरह लिखा था। उनको मौत देना, शहादत देना, कोई दुनिया में हाथ पैदा नहीं हुआ जो उनको सीने पर गोली मार सके। पीठ पे वार किया गया है, ऊपर वाला इसका फैसला करे। अच्छा, कुछ बातें उनकी जो आप इस समय शेयर करना चाहें, जो आप यहाँ बैठे हुए थे अकेले, मैंने देखा, तो आपको उनकी याद आ रही हो, या कुछ बातें आपको जो, ये कुरेदना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग जानना चाहते हों बड़े भाई से? उसने पूरी जिंदगी इस संघर्ष में बिताई है, किसी भी जालिम के सामने झुका नहीं, शान से जिया और शान से दुनिया से गया है। तो अब लोगों से क्या अपील करेंगे? हम सबसे यही अपील कर रहे हैं, रात से कर रहे हैं कि आप सब्र से काम लें और ईश्वर पर भरोसा रखें। उसके हाथ बहुत बड़े हैं, आज नहीं तो कल ज़रूर ऊपर वाला दिखाएगा दुनिया को।
हमारे हर लोग सब्र से काम ले रहे हैं और लेंगे। आपने सब्र का परिचय दिया है, हालांकि आपके आंसुओं के लिए हम, चूँकि मेरा मकसद ये नहीं था, लेकिन फिर एक सवाल जो हम दोहराना चाहेंगे, जो मैंने पीछे किया था, कि किसने साजिश की होगी? सब जानता है, सब जग जाहिर है कौन मुख्तार अंसारी के पीछे पड़ा था, उसे बताने की जरूरत नहीं है। परिवार के सदस्य से TV9 भारतवर्ष हमारे सहयोगी रुपेश इस वक्त मुख्तार अंसारी के बड़े भाई से सीधे मुखातिब हो रहे थे। उनसे तमाम पहलुओं पर रुपेश ने सवाल किए। जो अलग अलग थ्योरीज इस पूरे मामले पर सामने आ रही हैं, उस पर भी सवाल हुआ। लेकिन इस बीच आपको यह भी बता दें, रुपेश के पास में जाऊं उससे पहले आपको बता दूं, मुख्तार अंसारी को आज ही दफनाया जाएगा, ये बड़ी खबर है। और मुख्तार को कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। गाजीपुर के कालीबाग में दफनाए जाने को लेकर खबर है। और आधी रात को जिस तरीके से कब्रिस्तान का निरीक्षण किया, वो तस्वीर अब आपके सामने है। क्योंकि यहां आपको बता दें, सुरक्षा के लिहाज से हर जगह पर जिस तरीके से बंदोबस्त किए जा रहे हैं, निरीक्षण किया जा रहा है, DM, SP, DIG ने कब्रिस्तान का जिस तरीके से जायजा लिया है, वो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। मेरे सहयोगी पंकज, हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और पंकज जी, हर पहलू पर सवाल करते हुए ये बात इसलिए कही क्योंकि उत्तर प्रदेश के गली, चौक चौराहे, घर के बाहर मौजूद लोग और राजनीतिक गलियारों की अगर मैं बात करूं, तो हर तरफ कहीं ना कहीं सवाल उठाए जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, और हर तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। ख़ास तौर से अगर देखिए तो जिस पार्टी से या जिस गठबंधन से राजनीतिक फ्रंट से ताल्लुक़ रहा है, रामगोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रिंसिपल जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा है और इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। तेजस्वी यादव की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, पप्पू यादव की तरफ से सब नेता इसी तरीके की बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये घटना हुई है और निधन हुआ है, मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, उस पूरे मामले की जाँच होनी चाहिए। परिवार की तरफ से ये भी मांग बार बार उठाई जाती रही है और अदालत के सामने भी मामला है। बहरहाल आज की जो बात ये है, जैसा ये कल खबर आई थी कि परिवार के लोग आएंगे, क्योंकि उनके जो दो बड़े भाई हैं, एक अफजाल अंसारी हैं और एक अभी आपने जिनकी बात सुनी है सिबकतुल्ला अंसारी, जो सबसे बड़े भाई हैं, वो पूर्व विधायक भी हैं। तो अफजाल अंसारी की तबीयत ठीक नहीं, परिवार के सारे सदस्य वहीं हैं। सिर्फ मुख्तार अंसारी का जो छोटा बेटा है उमर अंसारी, जहां मैं खड़ा हूं अभी, बांदा मेडिकल कॉलेज जो है, दुर्गावती मेडिकल कॉलेज, जहां आपसे कुछ देर बाद पोस्टमार्टम होगा, उसके लिए CMO लेवल की एक पूरी टीम है जो प्रयागराज से, कानपुर से एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम यहाँ आएगी, वो पोस्टमार्टम करेगी। कुछ देर पहले यूपी के DG जो हैं, DG प्रशांत कुमार DGP हैं, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि इस तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं कि पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर उसके बेटे उमर अंसारी को दे दिया जाए और किसी भी सूरत, मतलब हर हाल में आज ही उसे सुपुर्द खाक गाजीपुर में उसके परिवार के सदस्यों और उसके अपने लोगों के बीच में कर दिया जाए, ऐसा इंतजाम किया जा रहा है। जी पंकज जी, चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहिए। और इस वक्त पूर्व DGP बिहार के अभयानंद सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जेल को कैदियों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना कहा जाता है। मुख्तार अंसारी लंबे समय से जेल में बंद थे। कुछ दिन पहले तबीयत बिगड़ती है, अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और फिर कार्डियक अरेस्ट से मौत की खबर सामने आती है। परिजनों को आप सुन रहे थे, मुख्तार अंसारी के बड़े भाई ने तो यहां तक कहा कि कुछ दिन पहले जेल कर्मियों ने मुख्तार अंसारी का खाना चखा जिसमें जहर मिला हुआ था। कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। जरा आप समझाएंगे कि परिजनों के इस आरोप पर क्या सफाई, प्रशासन को जो सवालों के घेरे में खड़ा कर किया जा रहा है? बिल्कुल, थोड़ी समस्या ये है कि इस घटना विशेष के बारे में बहुत विशिष्ट जानकारी नहीं है। जी, जो आप लोग बता रहे हैं उसी पर मैं आधारित करूंगा अपनी बात को। जी। ये मूलतः कानून के दृष्टिकोण से कस्टोडियल डेथ है, जो डिफाइंड है रूलिंग्स में एंड इवन लॉ में। तो कस्टोडियल डेथ जब भी होता है तो आरोप लगे अथवा नहीं लगे, जो सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स एंड गाइडलाइंस हैं उसको लेटर बाय लेटर फॉलो कर देना ही उचित होता है। अभी तक जो आपके रिपोर्ट्स में दिखाया जा रहा है, जी, लगता है कि पोस्टमार्टम बहुत पारदर्शी तरीके से करने की बात हो रही है, लेकिन चूंकि एलिगेशन ज़्यादा रिलेटेड है पॉइजनिंग से, तो संभवतः पोस्टमार्टम से सब चीज़ें नहीं आ पाएंगी। इसमें पोस्टमार्टम के आगे भी बात करनी होगी।
अंत में जो एज ए प्रशासनिक पर्सन जी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल हु आर एलिजिंग थिंग, इस लेवल तक हो जाना चाहिए प्रोसेस, जिससे कि इसका कोई भी टेल भी छूटा हुआ नहीं रह जाए। नहीं तो ये यानी फिर कोई आपका कहना है कि जांच इस तरह से होनी चाहिए कि कोई भी सवाल जो है आरोप लगाने वाले पक्ष के पास न रह जाए, उसके उत्तर दे जाए, अनुत्तरित न रहे। अरविंद कुमार जैन, पूर्व डीजीपी, हमारे साथ जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के। जैन सर, अब सवाल यह है कि ये कैसे होगा, इसका प्रोसेस क्या होगा? देखिए, अभी हमने टीवी 9 पर विस्तार से सुना मुख्तार अंसारी के बड़े भाई को काफी गंभीर आरोप लगा, यहां तक कि उन्होंने प्रमाण देने की बात कही कि पहले जो खाना दिया गया उसकी जो रिपोर्ट आई उसमें जो लोग बीमार हुए उसको भी चेक किया जाए। आप क्या मानते हैं, क्या प्रोसेस पुलिस को अपनाना चाहिए इसमें कि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, कोई भी अनुत्तरित न रह जाए प्रश्न, और जो परिवार है उसको भी वो सारे आंसर्स मिल जाए? देखिए, मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं, इलेक्शन कमीशन इस समय पूरे कमांड में है। इलेक्शन कमीशन इस संबंध में निर्देश दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस उसको कैरी आउट कर रही है। एडमिनिस्ट्रेशन जब जब शिकायत की गई पॉइजनिंग की, डॉक्टरों के पैनल ने एग्जामिन किया, खुद अफजाल अंसारी ने टीवी पे कहा मैंने सुना कि अब बेहतर है और हम सेटिस्फाइड हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण मैं मानता हूं कि इस प्रकार से मृत्यु हुई है हार्ट फेलियर से, हार्ट अटैक से। तब सच सामने आ जाएगा, जो लोगों के मन में शंकाएं हैं वो रहती हैं और वो भी क्लियर होंगी। इसके लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं लगातार जेल प्रशासन के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, पुलिस के द्वारा, वो सही दिशा में है। जब शिकायत हो तुरंत आप उसकी जांच करा लें, और आपकी जो पोस्टमार्टम हो रहा है, जैसा मैंने पहले कहा, एनएचआरसी की जो गाइडलाइंस हैं, विस्तृत गाइडलाइंस हैं, जुडिशियल कस्टडी में डेथ है, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी डीएम ऑर्डर करेंगे, बाकी सब जांचे, और हो सकता है आगे चल के स्टेट गवर्नमेंट निर्णय ले कि जुडिशियल कमीशन इसमें फॉर्म कर दिया जाए, जिससे कि उसकी फाइंडिंग्स भी सार्वजनिक की जा सकें। मैंने जो अब तक अरविंद सर, आपके पास जल्द वापस आती हूं, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है। एक बड़ी खबर लेती हूं तब तक। मुख्तार की मौत पर रामगोपाल यादव का बयान आया है। जिन परिस्थितियों में मौत हुई वह अत्यधिक चिंताजनक है। जहर देकर हत्या की आशंका पहले ही जताई गई थी। न्यायालय में देकर पहले ही जहर के द्वारा अपनी हत्या की आशंका व्यक्त की गई थी, और न्यायिक जांच के आदेश क्या सरकार करेगी, ये रामगोपाल यादव की तरफ से कहा गया है। तो मुख्तार अंसारी की मौत पर विपक्ष सवाल उठा रहा है और कुछ बयान अब आपको सुनने चाहिए। जिस तरीके से आरोपी मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हुई है, वो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है, और आज प्रशासन बता रहा है कि उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हाई कोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन में जांच हो, ताकि पता चले लोगों को कि जेलों में क्या हो रहा है और उत्तर प्रदेश के शासन में किस तरीके का जंगल राज चल रहा है। एक बहुत बड़ी चिंता का विषय आज जो उभर कर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में चाहे अभिरक्षाओं में हत्या का दौर हो या जेलों में हत्याओं का दौर हो, उसका सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हम मांग करेंगे कि इस पूरे प्रकरण की एक निष्पक्ष तरीके से जांच कराया जाना चाहिए कि आखिर उनकी सेहत के मामले में उनकी जो ये मौत हुई है उसका सच क्या है। तो देखिए, सियासी गलियारों से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आनंद, मुख्तार अंसारी की मौत की खबर जब से सामने आई है, आपने देखा कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कई तरीके के सवाल भी उठा रही हैं। अभी कांग्रेस पार्टी को भी हमने सुना और समाजवादी पार्टी को भी। ये दोनों ही पार्टियां मुख्य रूप से इस पूरी मौत को एक हत्या की तरह, एक साजिश की तरह बता रही है।
कि बिल्कुल जाहिर तौर पर अगर चुनाव का समय है तो ऐसे आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जाएंगे जहां एक तरफ कोई मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मानता है, कोई डॉन मानता है, कोई अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह मानता है, तो समाज के लोग उसे रहनुमा भी मानते हैं। लेकिन अभी चुनाव का माहौल है, लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर चूंकि वो अल्पसंख्यक समाज से भी आते थे तो इस मामले में राजनीति होगी। और जैसे कि एक्सपेक्टेड लाइन्स पे था, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, ऐसे जो दल है ये जरूर आरोप लगाकर जो मौजूदा सरकार है उसको कटघरे में खड़ा करेंगे। लेकिन जैसा कि हमने तमाम लोगों को सुना, वो कह रहे थे कि यूपी सरकार इसमें न्यायिक जांच का आदेश जल्दी देने वाली है, क्योंकि ऐसी कोई भी मौत होती है तो उसकी जांच कराई जाती है और पोस्टमार्टम भी जो होगा वो परिजनों के सामने होगा और साथ ही साथ कैमरे की निगरानी में होगा। तो जाहिर तौर पर सरकार भी ये चाहेगी कि अगर ऐसे कोई आरोप लगे हैं, धीमा जहर देने के आरोप लगे हों, ये तमाम जो आरोप, गंभीर आरोप जो परिवार के लोग लगा रहे हैं, तो इसको लेकर दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आना चाहिए। और यही वजह है कि सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। विपक्ष का काम आरोप लगाना है, जाहिर तौर पर आरोप लगाया जाएगा लगातार। उनके परिवार भी आरोप लगा रहे थे कि धीमा जहर उनको दिया जा रहा है। 2 दिन पहले वो हॉस्पिटल आए थे, फिर हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज किया गया था। लेकिन जाहिर तौर पर ऐसे अगर आरोप लग रहे हैं तो सरकार भी चाहती है, प्रदेश सरकार भी चाहती है कि इन आरोपों को जवाब दिया जाए। न्यायिक जाँच से इस पूरे मामले का खुलासा होगा, सही बात सामने आएगी और साथ ही साथ जो पोस्टमार्टम होगा उससे भी सही स्थिति सामने आएगी कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई। हालांकि मेडिकल बुलेटिन में साफ तौर पे लिखा हुआ कार्डियक अरेस्ट हुआ, लेकिन क्या धीमे जहर की जो बात है उसमें कितना दम है, तमाम बातें जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इसका खुलासा होगा। एक और बड़ा अपडेट, मुख्तार अंसारी की मौत पर ओवैसी का बयान सामने आया। गाजीपुर की जनता ने अपने चहेते बेटे और भाई को खो दिया। मुख्तार ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया था। ये कहना है ओवैसी का जहर देने का आरोप प्रशासन पर लगाया था। सरकार ने उनके इलाज पर तवज्जो नहीं दिया। बताएंगे आपको मुख्तार की 20 कहानियां। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की कल हार्ट अटैक से मौत हो गई। दिखाते हैं आपको मुख्तार की जिंदगी से जुड़ी 20 कहानियां। सबसे पहली खबर मुख्तार की 20 कहानियों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह भी बता दें कि मुख्तार अंसारी की जिंदगी कैसी थी, माफिया डॉन मुख्तार का बचपन का शौक क्या था। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मुख्तार अंसारी यूपी के बारा जेल में कैद था। हार्ट अटैक के बाद उसे गंभीर हालत में दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लाया गया था। 9 डॉक्टर्स की टीम ने तत्काल इलाज शुरू किया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस मऊ गाजीपुर में फ्लैग मार्च कर रही है। 2 दिन पहले ही मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने ये आरोप लगाया था कि उसके भाई को जेल में मारने की साजिश रची जा रही है। अफजाल ने मुख्तार अंसारी के खाने में जहरीला पदार्थ मिलाने का आरोप लगाया था। अफजाल ने कहा था ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे उसने चिट्ठी कांड में ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के खिलाफ मुख्तार अंसारी गवाही न दे सके। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत से पहले अपनी पेशी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हाजिर नहीं हुआ था। उसने अपने वकील रणधीर सिंह सुमन के जरिए कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें कहा गया था कि उसे जेल में ही धीमी जहर दिया जा रहा है, जिससे उसकी तबीयत काफी गंभीर हो गई है और ऐसा लगता है कि उसकी कभी भी मौत हो जाएगी। बाराबंकी के एमपी एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर मामले की पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी ने ये प्रार्थना पत्र कोर्ट को सौंपा था। मुख्तार की फर्जी एम्बुलेंस मामले में बाराबंकी एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई थी। मुख्तार की मौत के बाद सीएम योगी ने देर रात लखनऊ में सीनियर अफसरों के साथ बैठक की और कानून व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश दिए। इस बैठक में राज्य के डीजीपी प्रशांत कुमार, मुख्य सचिव गृह, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश समेत प्रदेश के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। सीएम योगी ने पूरे मामले का अपडेट लिया और साफ कहा कि राज्य में कहीं भी हिंसा न हो, प्रशासन सतर्क रहे, अलर्ट रहे, ताकि राज्य में किसी तरह की कोई हिंसा न हो। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। विपक्षी दलों ने मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुख्तार अंसारी की जहर दिए जाने की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मौत सांस्थानिक हत्या है। तो वहीं कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि मुख्तार अंसारी की मौत की जांच होनी चाहिए। असुद्दीन ओवैसी ने भी मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर सवाल उठाए। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने आरोप लगाया है कि मुख्तार ने उन्हें बताया था कि 19 मार्च की रात को खाने में उन्हें जहर दिया गया था। वहीं कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने कहा कि भगवान ने अपनी अदालत में मुख्तार का फैसला कर दिया। रौबदार मूंछों वाला मुख्तार अंसारी अब अतीत हो चुका है। 28 मार्च की रात 8:25 पर उसकी मौत हो गई। वो यूपी के बारा जेल में कैद था। जिंदगी के आखिरी दिन भले ही सलाखों के पीछे रहा हो, लेकिन यूपी में कभी इसकी तूती बोलती थी
पूरा सूबा मुख्तार के नाम से कांपता था। मुख्तार के माफिया डॉन बनने की कहानी 80 के दशक से शुरू हुई, जब छोटे मोटे अपराधी पूर्वांचल में माफिया बनकर उभरे। उन्हें ठेके हासिल करने के लिए गैंग की जरूरत थी और गैंगस्टर की। इसी दौरान मुख्तार भी अपराध की पीठ पर तेज गेंद फेंकने के लिए तैयार हो गया। मुख्तार एक रसूख जिम्मेदार परिवार से था। एक बार मुख्तार के पिता और दबंग किस्म के ठेकेदार सचिदानंद राय आपस में भिड़ गए। मामला गाली गलौज तक पहुंच गया। बस यही गाली गलौज मुख्तार की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और मुख्तार की 20 कहानियों का सफर जारी है। आगे देखिए माफिया डॉन मुख्तार का बचपन का क्या शौक था। मुख्तार के पिता उस समय नगर पंचायत अध्यक्ष और भाई अफजाल अंसारी मोहम्मदाबाद के विधायक थे। सियासत के पारिवारिक रसूख ने मुख्तार अंसारी को बेखौफ बना दिया। उसने 1998 में गांव में घुसकर ठेकेदार सचिदानंद राय की हत्या कर दी। इस हत्याकांड में साधु सिंह और मखनू सिंह ने मुख्तार की मदद की। ये दोनों मुख्तार के आपराधिक गुरु थे। आरोप है कि साधु सिंह और मखनू सिंह के दुश्मन रंजीत सिंह की हत्या भी मुख्तार अंसारी ने कर दी। इस वारदात से पूर्वांचल में खलबली मच गई। रंजीत सिंह का रिश्ता त्रिभुवन सिंह गैंग से था, जिसका शागिर्द ब्रिजेश सिंह था। आरोप है कि ब्रिजेश सिंह के आपराधिक गुरु त्रिभुवन सिंह के कहने पर मुख्तार के गुरु साधु सिंह की हत्या कर दी। पूर्वांचल में गैंगवार के कारण बंदूकें गरजने लगी। सरकारी योजनाओं की ठेकेदारी, शराब के ठेकों के लिए लाशें बिछने लगी। यूपी सरकार की लिस्ट में मुख्तार अंसारी का नाम नंबर 1 माफिया के तौर पर दर्ज था। ये लिस्ट उसकी गवाही दे रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस की अलग अलग थानों की क्राइम फाइल में मुख्तार पर 65 से अधिक केस हैं। चंद अपराधों को छोड़ दे तो ऐसा कोई संगीन जुर्म नहीं है मुख्तार अंसारी के सिर नहीं है। मुख्तार का दबदबा बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, मऊ जैसे जिलों में। ये वही इलाका है जहां ब्रिजेश सिंह की तूती भी बोलती थी। योगी सरकार ने अब तक मुख्तार अंसारी और उसके गैंग के 192 करोड़ रुपए से ज्यादा संपत्तियों को या तो ध्वस्त कर चुकी है या फिर जब्त कर चुकी है। मुख्तार गैंग के अब तक करीब 100 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें से मुख्तार के 75 गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जा चुकी है। मुख्तार अंसारी की कहानी तमाम विरोधाभासों से भरी पड़ी। बताते हैं कि बचपन में क्रिकेट खेलने और तेज गेंदबाज बनने के शौक रखने वाले मुख्तार अंसारी को शूटिंग का भी शौक था। कॉलेज के जमाने में वो साधु सिंह के गैंग में शामिल हो गया। इसके बाद फिल्म की दुनिया में उसने ऐसे कदम बढ़ाया कि फिर लौटना मुश्किल हो गया। उसने 1985 में 30 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा। मुख्तार ने एक दीवार के सुराख में निशान लगाकर दुश्मन को ढेर किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता जुर्म का मुख्तार बनने लगा। 1988 में मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर स्थानीय ठेकेदार सचिदानंद राय की हत्या के मामले में नाम आया। फिर कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या का आरोप भी उस पर लगा। ये वो दौर था जब ब्रिजेश सिंह का नाम भी पूर्वांचल में तमाम सरकारी ठेकों पर भी कब्जेदारी को लेकर आने लगा। इसी ठेकेदारी पर कब्जा करने को लेकर ब्रिजेश सिंह और मुख्तार में सरेआम टकराव हुआ और पूर्वांचल में अपराध का नया अध्याय शुरू हुआ। मुख्तार अंसारी भले ही संगठित अपराध का चेहरा बन गया था, उसकी छवि रॉबिन हुड की रही है, लेकिन वो गरीबों की मदद करता था। गाजीपुर में उसके परिवार की पहचान प्रथम राजनीतिक परिवार की है। उसके परिवार का गौरवशाली इतिहास है। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे। वो 1926-27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और वो गांधी जी के बेहद करीबी माने जाते थे। उनकी याद में दिल्ली के एक रोड का नाम भी उनके नाम पर है। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र दिया गया था। मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी गाजीपुर में अपनी साफ सुथरी छवि के साथ राजनीति में सक्रिय रहे। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा हैं। माफिया मुख्तार अंसारी बीजेपी को छोड़कर उत्तर प्रदेश की हर पार्टी में शामिल रहा। यही वजह रही कि वह 24 साल से लगातार यूपी के विधानसभा पहुंचता रहा। साल 1996 में बीएसपी से टिकट पर जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचने वाला मुख्तार अंसारी ने साल 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में भी मऊ से जीत हासिल की। इसमें से आखिरी 3 चुनाव उसने देश के अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए लड़े और जीते हैं। बीएसपी के टिकट पर 2009 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट से भी किस्मत आजमाई। बीजेपी के डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। इसके बाद अंसारी बंधुओं ने छोटे दलों को मिलाकर साल 2010 में कौमी एकता दल का गठन किया। साल 2012 में विधानसभा चुनाव के पहले गाजीपुर के लंका मैदान में शक्ति प्रदर्शन हुआ। इसमें खूब भीड़ उमड़ी। इसी पार्टी के नाम पर अंसारी बंधुओं ने 2012 का विधानसभा और 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा। दूसरों को लड़ा भी लेकिन सफल नहीं हुए।
माफिया से माननीय बने मुख्तार ने कैसे किया एक विधायक का कत्ल और उसका गुनाह छिपाने के लिए क्या क्या किया, देखिए मुख्तार की 20 कहानियां। सियासी अदावत ने जुर्म की दुनिया में मुख्तार अंसारी को और क्रूर बना दिया। साल 2002 ने मुख्तार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी साल बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय ने अंसारी परिवार के पास साल 2085 से रही गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट छीन ली थी। ये बात मुख्तार अंसारी को नागवार गुजरी और कृष्णानंद राय उसके टारगेट पर आ गए। नतीजा ये रहा कि कृष्णानंद राय विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। 3 साल बाद यानी कि साल 2005 में उसकी हत्या कर दी गई। कृष्णानंद राय एक कार्यक्रम का उद्घाटन करके लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर अंधाधुंध फायरिंग की गई। हमले के लिए ऐसी जगह को चुना गया था जहां से गाड़ी को दाएं बाएं मोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। हमलावरों ने AK-47 से करीब 500 राउंड गोलियां बरसा दी, जिसमें कृष्णानंद राय समेत गाड़ी में मौजूद सभी 7 लोगों की मौत हो गई। विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड को सटीक मुखबिरी के दम पर अंजाम दिया गया था। इस हत्याकांड ने पूरे देश में सनसनी मचा दी। इसकी जांच यूपी पुलिस से लेकर CBI को सौंप दी गई थी। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को 2013 में गाजीपुर से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया, मगर गवाहों के मुकर जाने और हत्या के पर्याप्त सबूत न मिलने से CBI कोर्ट ने मुख्तार समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। दिल्ली के स्पेशल कोर्ट ने कृष्णानंद राय मर्डर केस में साल 2019 में फैसला सुनाते हुए कहा था कि अगर गवाहों को ट्रायल के दौरान विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 का लाभ मिलता तो नतीजा कुछ और हो सकता था। मुख्तार का खौफ इतना था कि कई केसों के चश्मदीद तक उसके अपराध की गवाही देने सामने नहीं है। जो कोर्ट तक पहुंचने की कोशिश करते उन्हें डरा धमका कर चुप करा दिया जाता था और जो नहीं मानता था उसे खत्म कर दिया जाता था। लेकिन समय का चक्र घुमा और 21 सितंबर 2022 को हाई कोर्ट ने उसे पहली बार 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद 23 सितंबर 2022 को लखनऊ के हसरत कोतवाली में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में 5 वर्ष की सजा सुनाई गई। 29 अप्रैल 2023 को गाजीपुर में ही दर्ज गैंगस्टर एक्ट के एक अन्य मामले में 10 वर्ष की सजा हुई। 5 जून 2023 को अदालत ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद 13 मार्च 2024 को फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में दूसरी बार उम्र कैद की सजा हुई। 9 महीने में मुख्तार को 2 बार उम्र कैद की सजा मिली। मुख्तार के नाम पर एक ऐसा भी केस दर्ज है जिसने सरकार तक को हिला डाला था। मुख्तार पर LMG का सौदा करने पर पोटा लगाने वाले पुलिस अधिकारी को महकमा छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था। बात साल 2004 की। पूर्व DSP शैलेंद्र सिंह वाराणसी में STF चीफ थे। उनको वहां माफिया मुख्तार अंसारी और BJP नेता कृष्णानंद राय के बीच होने वाली गैंगवॉर पर नजर रखने के लिए भेजा गया था। इस बारे में शैलेंद्र सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो मुख्तार अंसारी पर नजर रखने के लिए उनका फोन टैप करते थे। एक दिन मुख्तार अंसारी किसी से LMG यानी लाइट मशीन गन खरीदने की बात कर रहा था। वो कह रहा था कि वो किसी भी कीमत पर उसे LMG चाहिए। वो उसे कृष्णानंद राय की हत्या करना चाहता था। उसने 2004 में आर्मी के एक भगोड़े से चुराई गई लाइट मशीन गन खरीदने की डील की थी, जो करीब 1 करोड़ रुपए में हुआ था। अपराध की दुनिया में अपने परिवार से मुख्तार अंसारी इकलौता शख्स नहीं है। मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें धोखाधड़ी व गैंगस्टर एक्ट समेत अन्य अपराधों के मुकदमे शामिल हैं। मुख्तार के बड़े भाई पूर्व विधायक सिबकतुल्ला अंसारी के खिलाफ भी कई मुकदमे दर्ज हैं। सांसद रह चुके अफजाल अंसारी के खिलाफ 7 मुकदमे दर्ज हैं। हत्या के 1 मुकदमे की CBI जांच चल रही है। मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज हैं। अब्बास की पत्नी निखत के खिलाफ भी आपराधिक षड्यंत्र समेत कई अन्य धाराओं में केस दर्ज है। मुख्तार के दूसरे बेटे उमर अंसारी के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में 6 केस दर्ज हैं। मुख्तार की 20 कहानियों का सफर अभी जारी है। आगे देखिए माफिया डॉन के जेल में रुतबे की कहानी। मुख्तार जेल से ही गैंग चलाता रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मार्च 2023 में एक शूटर की जमानत पर सुनवाई करते हुए मुख्तार गैंग को देश का सबसे खतरनाक गिरोह कहा था। कहा जा रहा है कि रुतबा इतना था कि मछलियां खाने के लिए गाजीपुर जेल में ही तालाब खुदवा दिया। ये बात 2005 की है, जब मऊ में हिंसा भड़कने के बाद मुख्तार अंसारी ने सरेंडर किया था। उसे गाजीपुर जेल में रखा गया। मुख्तार तब विधायक था। उसे ताजी मछलियां खाने के लिए
जेल में ही तालाब खुदवा दिया था। राज्यसभा सांसद और पूर्व डीजीपी बृजलाल ने भी इस बात को माना था कि मुख्तार तब गाजीपुर जेल में डीएम समेत बड़े अधिकारियों के साथ बैडमिंटन खेला करता था। मुख्तार के रुतबे की एक कहानी बांदा जेल की भी है। मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से अप्रैल 2021 में यूपी के बांदा जेल शिफ्ट किया गया। इसका असर यह हुआ कि कोई भी जेलर इस जेल का चार्ज लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। बांदा में 2 जेल अधिकारी विजय विक्रम सिंह और AK सिंह को भेजा गया। जून 2021 के बांदा जिला प्रशासन ने जेल का छापा मारा। उस दौरान कई जेल कर्मचारी मुख्तार की सेवा में लगे मिले। तत्कालीन डीएम अनुराग पटेल और SP अभिनंदन की ज्वाइंट रिपोर्ट पर डिप्टी जेलर विशेश्वर प्रताप सिंह और 4 बंदी रक्षक सस्पेंड कर दिए गए थे। पंजाब के रोपड़ जेल से यूपी आने के बाद मुख्तार पर कानून का शिकंजा कसता ही गया। बीते 1.5 साल में उसे 8 बार सजा हुई, जिसमें 2 बार आजीवन कारावास की सजा भी थी। मुख्तार के पंजाब के ही जेल में रहने को लेकर जमकर सियासत हुई थी। पंजाब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर रोपड़ जेल में मुख्तार को VIP ट्रीटमेंट देने के आरोप लगे थे। मुख्तार पर आरोप लगाने के लिए यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था, जहां पंजाब पुलिस की तमाम दलीलों के बावजूद मुख्तार को यूपी वापस भेजने का आदेश दिया गया। जिसके बाद 6 अप्रैल 2021 को उसे रोपड़ जेल से एम्बुलेंस के जरिए कड़ी सुरक्षा के बाद बांदा जेल लाया गया था। जेल में उसे तन्हाई बैरक में CCTV की निगरानी में रखा गया था। मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया था। कहा जाता है कि मुख्तार के बैरक से बाहर आने पर जेल के CCTV कैमरे बंद हो जाते थे। पिछले साल जेल से छूटकर एक कैदी बाहर आया था। उसने नाम न बताने के शर्त पर बताया कि मुख्तार की बैरक जेल के बीच वाले गेट के पास ही थी और वो वहीं हर रोज 2 घंटे कुर्सी डालकर बैठता था। वहीं जेल अधिकारियों और दूसरे कैदियों से मिलता रहता था। मुख्तार जब तक वहाँ बैठता था, कोई उसके गेट से आ जा नहीं सकता था। वो जितनी देर अपनी बैरक से बाहर रहता था, जेल के उस हिस्से के CCTV बंद रहते थे, जिससे किसी को पता न चल सके कि वो किन लोगों से मिलता था। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की आधी से ज्यादा जिंदगी अपराध की दुनिया में बीती। 6 फीट से ज्यादा ऊंचे कद वाले इस डॉन का खौफ इतना था कि जब वो चलता था तो लोग रास्ते छोड़ देते थे। मुख्तार अंसारी 2005 में मऊ दंगों का आरोपी बना और तभी से जेल में था। मऊ में मुगल काल से रामायण के प्रसंग भरत मिलाप की परंपरा चली आ रही है। 2005 में भरत मिलाप के दौरान दंगा भड़क गया था। ये करीब 1 महीने चला। मुख्तार को दंगे का आरोपी बनाया गया और उसने 25 अक्टूबर 2005 में गाजीपुर में सरेंडर कर दिया। तभी से वो जेल में था।